जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम लोग जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे और उसी के तहत साथियों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी की चर्चाएं। जी हाँ साथियों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी को। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और भैया, आप सभी के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि एनसीईआरटी की चर्चा जो है किस क्लास से प्रारंभ होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी है वह 9वीं से शुरू होती है। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो एनसीईआरटी की बुक है वह 9वीं से शुरू होती है, यानी कि 6, 7 और 8 की यह एनसीईआरटी नहीं आती है। तो हमारी चर्चा जो है डायरेक्ट कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी से प्रारंभ होने वाली है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो भैया, ये आपकी किताब है जिस किताब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके यहाँ जो है इंग्लिश में ये अक्षर लिखा होगा, और जो हिंदी माध्यम वाले होंगे उनको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा अर्थशास्त्र, और यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कक्षा 9वीं के लिए। बाकी किताब जो है आपकी एकदम सेम होने वाली है। तो इतना आप सभी को क्लियर हुआ, यस या नो? अब एक डाउट और आप सभी के मन में आता है कि सर, जो ये अर्थव्यवस्था है, जो ये इंडियन इकोनॉमी है, यह बहुत कठिन होती है ना? आप सभी के मन में यह डर जरूर बैठ गया होगा, है ना? लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि भैया जो ये अर्थव्यवस्था है काफी कठिन मानी जाती है, काफी कठिन होती है, ये समझ में नहीं आती। तो भैया, आज तक आपने किसी से भी पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक बार विश्वास करके मुझसे पढ़ के देखिए और फिर उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। और यकीन मानना दोस्त, जिस दिन कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा और उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ भैया कैसा रहा सफर, तो आपका जवाब, यकीन मानना दोस्त, आपका जवाब होगा सर मजा आ गया। इससे सरल विषय तो और कोई है ही नहीं। एकदम आपको अर्थव्यवस्था से प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा भैया। इसकी जो है मैं गारंटी दे सकता हूं। इसीलिए जो है यहाँ भैया दिया गया है कि YouTube के इतिहास में यह जो है एक अनोखा प्रयास होने वाला है, और एकदम 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 सरल 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 भाषा में आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। जिस बच्चे को अब तक कुछ भी नहीं आता जाता वह भी जो है आसान वे में समझ जाएगा। और इसके बाद आप जब कभी भी स्टैंडर्ड क्लास करोगे, स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और एनसीईआरटी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके विषय में मैं हजारों हजार बार बता चुका हूं कि एनसीईआरटी को क्यों पढ़ा जाता है। चाहे जिस भी टॉपर को उठा लो, चाहे जो भी दिग्गज दिग्गज ये हमारे जो शिक्षक बंधु हैं इनसे पूछ लो, सब यही कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ के आओ। क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करती है, आपकी नींव को तैयार करती है, और जब नींव मजबूत रहती है तो भैया उस पे चाहे जितना छत बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं, नींव संभाल ले जाएगी। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। आशा करता हूं आपका जो है बहुत सारा डाउट यहां क्लियर हो गया होगा। अभी आगे मैं एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करता चलूंगा। इसके लिए भैया आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आप मेरे क्लास में आ गए हो। और आप जो है तमाम टेंशन फिक्र को सबको छोड़ दीजिए। जो ये डर आपके दिल में बैठा है इसको भी निकाल के फेंक दीजिए कि जा भाई, तू बहुत दिन रह लिया, अब तेरा खात्मा, अब तू जा सकता है ना? उसको जो है टाटा और बाय बाय कर दो कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखेंगे। तो इतनी समझ में आई। हम लोग 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और इस 9वीं की एनसीईआरटी में भैया 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। दूसरे अध्याय में संसाधन के रूप में लोग, यानी कि लोग ही संसाधन कैसे बन जाते हैं, इसको हमें पढ़ना है। और तीसरे अध्याय का नाम है निर्धनता एक चुनौती। चौथे अध्याय का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा।
तो इस वाली एनसीईआरटी में भैया यही 4 अध्याय टोटल हैं। अभी आप टेंशन मत लो, अब आगे लिखा हुआ होगा, आप जो है उतार लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उतार लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आज की चर्चा में हम लोग जो है पहले अध्याय को कंप्लीट करेंगे। पहले अध्याय का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। अब आप कहोगे सर जी, आखिर पालमपुर गांव की कहानी को पढ़कर हम क्या ही जो है उखाड़ पाएंगे। तो भैया आप सभी में से बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लालन पालन पोषण जो है शहरों में हुआ है, गांव के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत भी कुछ भी आइडिया नहीं है। तो भैया इसीलिए पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी आपको यह बताना चाहती है कि भारत के प्रत्येक गांव किस प्रकार के हैं। भारत के प्रत्येक गांवों को समझाना चाहती है यह एनसीईआरटी पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। तो इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और भैया मैं आपका नीरज सर आपको यह चर्चाएं करा रहा हूं। आगे जैसा कि मैंने बताया आपकी पुस्तक जो है यही वाली है, इसको भैया नोट रखे रहना। और हम लोग जो है एनसीईआरटी 9वीं की पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और मैंने आपको बताया इसमें जो है 4 अध्याय हैं, चारों अध्याय का नाम जो है आप उतार सकते हो। क्या कर सकते हो भैया, चारों अध्यायों का नाम उतार लीजिए। इसका जो है पूरा इसी वे में आप उतार लीजिए। अभी जिसके पास एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है भैया, खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की पुस्तक जिसके पास नहीं है, खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितनी चर्चाएं मैं करा रहा हूं, जितना चीज मैं बता रहा हूं, केवल आप उसी को जो है नोट्स में अच्छे से बना ले जाओ, आपका हमेशा काम देगी। और एनसीईआरटी की पुस्तक को अगर आप देखोगे तो उसमें भैया 60-60, 70-70, 80 पेज के आसपास होगा। और आप पढ़ने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फिर कहोगे कि फालतू में ही किताब खरीद लिया। तो इससे अच्छा मैं एक बार बता दे रहा हूं, सारी चीजों को उतारो। तो पहला अध्याय मैंने बता ही दिया, पहला दूसरा अध्याय सबके बारे में, है ना, सबके बारे में मैंने बता दिया। अब भैया आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो पालमपुर गांव की कहानी। जैसा कि मैंने पीछे ही आपको बता दिया कि पालमपुर कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी आपको भारत के समस्त गांवों के बारे में बताना चाहती है, समस्त गांव के विषय में जानकारी देना चाहती है कि गांव में कैसे कैसे जो है रोजगार विकसित होता है, कैसे कैसे लोग जो है अर्थव्यवस्था में अपना जो है योगदान देते हैं, कैसे वो जो है डेयरी वगैरह और भी तमाम स्रोतों से जो है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधि करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया यहां जो है और भी कुछ कहा जा रहा है कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। यहाँ एक शब्द आया उत्पादन, अभी इस उत्पादन को हम लोग बाकायदा जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखो गांव का पूरा बढ़िया बाकायदा माहौल बनाया गया है। देखो महिलाएं धान कूट रही हैं और जो है हमारा किसान भाई जो है धान वगैरह की ढुआई वगैरह कर रहा है। महिलाएं जो है कपड़ा वगैरह धो रही हैं। यहाँ किसान जो है अपने खेतों में जो है हल वगैरह चला रहा है। तो पूरा गांव का दृश्य बना दिया गया है। तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि एनसीईआरटी जो है पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना चाह रही है। अब एक शब्द निकल के आया उत्पादन। अभी इस उत्पादन को मैं बाकायदा अच्छी तरीके से समझाता हूं। उत्पादन हेडिंग है। अब देखो यहां जो भी शब्द जितना भी लिखा गया है, आप चाहे 2-3 बार भी पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा। चाहे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा कि भैया भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम और भी जो अस्थाई, अपेक्षित क्या है, समझ में नहीं आएगा आपको। और अगर मैं समझा देता हूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं। समझ में आई बात? तो आइए समझाता हूं। तो देखो इसको अभी अपन आकर जो है दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले समझ लो उत्पादन क्या है। तो भैया मान लो ये पेन है। अब इस पेन को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये पेन है, पेन जो है बन के तैयार हो गई है, यानी कि ये परिणाम है। क्या है? परिणाम।
ये बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसको बनाने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। इसको बनाने के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। तो आइए उन कारकों को हम लोग समझते हैं। तो भैया मान लीजिए ये जमीन है। क्या है भैया? ये जमीन है। अब किसी चीज का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमें जमीन की तलाश करनी पड़ेगी, भूमि की तलाश करनी पड़ेगी, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा भैया? भूमि हो जाएगा। भूमि, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, है ना। किसी चीज का अगर हमें उत्पादन करना हुआ तो सबसे पहले क्या चाहिए भैया? भूमि और अन्य संसाधन चाहिए, अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए। अब देखो भैया, मान लीजिए हमने किसी चीज के उत्पादन के लिए सबसे पहले खरीदा भूमि। अब भूमि पे भैया क्या बनाएंगे हम लोग? बिल्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे। तो बिल्डिंग में क्या भैया? श्रम लगेगा, श्रम लगेगा, शारीरिक श्रम। कौन सा श्रम? शारीरिक श्रम। ये हो गया। फिर उसके बाद भैया आप देखो, हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं और पेन बनाने की मशीन भी खरीदना पड़ेगा, कच्चा माल वगैरह भी खरीदना पड़ेगा। तो क्या लगेगा भैया? पैसा लगेगा। क्या लगेगा? पैसा लगेगा। पैसा यानी कि भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, है ना, भौतिक पूंजी। अब ये हो गया। अब भैया हमने जो है बिल्डिंग वगैरह तैयार कर लिया, है ना, बिल्डिंग तैयार कर लिया, मशीन ला लिया, कंप्यूटर ला लिया, शारीरिक श्रम वगैरह, मजदूर वगैरह को लगा लिया, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अब जो है अपना पूरा का पूरा साम्राज्य हमने स्थापित कर लिया। क्या कर लिया भैया? हमने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया, कंपनी बनकर तैयार हो गई है। अब भैया इस कंपनी को चलाने के लिए कोई ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, जो भैया कंप्यूटर वगैरह सीखा हो। क्या भैया? कंप्यूटर वगैरह सीखा हो, इंजीनियर वगैरह हो, या उसके अंदर जो है इस कंपनी को चलाने की कला वगैरह हो। क्या है भैया? कला वगैरह। तो चौथा आपका हो जाएगा मानव पूंजी। क्या हो जाएगा भैया? मानव पूंजी। यानी कि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए ये चार कारक जो है जिम्मेदार होते हैं। इतनी बात अभी समझ में नहीं आई होगी। आइए जो है आपको एक बार पढ़ के जो है सुनाता हूं। देखो भैया, उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? तो भैया उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हमें जरूरत होती है। फिर से एक बार समझो, उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें जरूरत है। मान लीजिए हमें पेन की जरूरत है, तो पेन की जरूरत पड़ेगी, तो पेन बनाने के लिए चार कारक जिम्मेदार होंगे। पीछे पीछे जाओ, चार कारक जिम्मेदार होंगे। तो जिस भी चीज की हमें जरूरत पड़ती है, जिस भी चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वही चीज यहां कहा जा रहा है। और आगे सुनिए, उत्पादन के चार कारक हैं। कितने भैया? उत्पादन के चार कारक हैं। कौन कौन से? तो भैया पहला भूमि है और अन्य प्राकृतिक संसाधन है। मान लीजिए हमें पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए हमें एक कंपनी चाहिए। और कंपनी भैया हवा में नहीं बनेगी, कंपनी बनेगी जमीन पर। और जमीन पर कंपनी को बनाने के लिए भैया आपके पास जल भी होना चाहिए। आप नींव भरोगे, उसकी जो है जब ईंट जुड़ाई हो जाएगी तो उसको जो है पानी से सींचा जाता है ताकि मजबूती आ सके। तो जल की भी जरूरत होगी भैया, वन की जरूरत होगी, जंगलों की जरूरत होगी। आप दरवाजा बनाओगे, आप जो है और भी तमाम चीजों को बनाओगे, और पर्यावरण जो है प्रदूषित होगा तो उसको भी जो है सहारा मिलना चाहिए। तो इसलिए, और भैया खनिजों की जरूरत पड़ती है। आप क्या करोगे? जब पिलर बनाते हो तो उसमें लोहा लगाते हो, एल्युमिनियम वगैरह लगाते हो, तो भैया इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो किसी भी उत्पादन को करने से पहले भैया चार कारक जिम्मेदार होंगे, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। ये हो गया। उसके बाद दूसरा कारक हो जाएगा श्रम। यानी कि कुछ लोग जो है काम करेंगे, और भैया ये लोग जो है शारीरिक काम करेंगे। तसला से जो है क्या करेंगे? गिट्टी ढोते हुए लेकर जाएंगे, ईंटा ढोते हुए लेकर जाएंगे, मिस्तिराना करेंगे, लेबराना करेंगे,
है ना। तो ये हो गया। उसके बाद भैया आपके पास क्या होनी चाहिए, भौतिक पूंजी होनी चाहिए। यानी कि आप समय समय पर क्या करो भैया, पैसा भी लगाते रहो, आपके पास पैसा भी होना चाहिए। और ये जो भौतिक पूंजी है ये दो रूपों में होती है। एक आप देखोगे औजार और मशीन और भवन। औजार अगर आपने देखो इस पेन को बनाना हुआ तो आप जो औजार हथियार खरीदे रहोगे, एक बार खरीद लोगे तो वो काफी टाइम तक चलेगा। आप मशीनों को, मान लीजिए पेन बनाने वाली कोई मशीन आप लेकर आए तो वो काफी टाइम तक चलेगी। भवन आपने एक बार जो है कंपनी खड़ी कर ली तो वो काफी टाइम तक टिकी रहेगी। तो ये जो है कई वर्षों तक इसका प्रयोग होता है, इसीलिए ये पूंजी में अस्थाई पूंजी कहलाएगा। और भैया कच्चा माल होता है, इसे बनाने के लिए कुछ कच्चा माल लगता है, तो भैया कच्चा माल हो गया। और कुछ नगद पैसा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। यानी कि ये चलता रहता है, रेगुलर है ना, रेगुलर चलता रहता है, तो इसलिए ये कार्यशील पूंजी हो जाएगी। किसमें भैया, भौतिक पूंजी के अंतर्गत। तो वही चीज मैंने यहां आपको बताया कि मान लो किसी भी चीज का उत्पादन करना हुआ, एक बार इसे फिर से समझो। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, क्या है भैया, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग हो गई, है ना। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग हो गई। अब भैया इसने जो है क्या बनाया, पेन बनाया। क्या बनाया भैया, पेन बनाया। अब देखो जो पेन बन रहा है ये तो परिणाम है ना, पेन तो परिणाम है। लेकिन पेन बनाने के लिए सबसे पहले इसने जो है भूमि और अन्य संसाधनों का उपयोग किया, है ना, भूमि तथा अन्य संसाधनों का उपयोग किया। तो पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा, इसने कुछ मजदूरों वगैरह को लगाया जो शारीरिक जो है श्रम दे सकें, तो दूसरे नंबर पर श्रम हो गया। और भैया तीसरे नंबर पर इसके पास कुछ पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। भैया पैसा होगा तभी तो मजदूर लाएगा, पैसा होगा तभी तो कंप्यूटर मशीन औजार वगैरह लेकर आएगा, पैसा होगा तभी तो ईंटा मसाला वगैरह खरीद के लेकर आएगा। तो भैया पहला हो जाएगा भूमि तथा अन्य संसाधन, दूसरा श्रम हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भौतिक पूंजी। और चौथे नंबर पर भैया इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, अब कोई दिमागदार आदमी होना चाहिए जो इस कंपनी को चला सके। तो चौथे नंबर पर आपके पास ज्ञान और उद्यम होना चाहिए, यानी कि मानव पूंजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मानव पूंजी होनी चाहिए। तो यही चीज जो है यहां आपसे बताई जा रही है, यही चीज यहां आपसे कहा जा रहा है। तो तीन हमने देखा, है ना, तीन हमने देखा। आइए चौथा देख लेते हैं। देखो भैया चौथा है मानव पूंजी। क्या है, चौथा है मानव पूंजी। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी भैया, ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। भैया इतना बड़ा बिल्डिंग है, कोनो अनपढ़ आदमी तो नहीं चला पाएगा उसे। कंप्यूटर है बड़ा बड़ा, अनपढ़ आदमी नहीं चला पाएगा, पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। मार्केटिंग कैसे करनी है, पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कर पाएगा, है ना। समझ में आई बात। तो चौथे के रूप में ये हो जाएगा। तो यही चीज यहां बताई गई है। आशा करता हूं भैया आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता भैया तो आप जो है कमेंट करना, आपको जो है फिर से बता दिया जाएगा। अब देखो भैया आगे हम लोगों को पढ़ना है कृषि गतिविधियां। क्या पढ़ना है, कृषि की गतिविधियां। अब जो कृषि गतिविधियां हैं उनको आइए देख लेते हैं। यहां देखोगे भैया तो ग्रामीण भारत में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है। खेती जो है ग्रामीण भारत में मुख्य उत्पादन गतिविधि है। लेकिन प्रमुख बाधा, इस शब्द को नोट करिएगा, प्रमुख बाधा यह है कि खेती के तहत भूमि स्थिर नहीं है लगभग 1960 के बाद से। आप इसे इस रूप में समझो, मान लीजिए ये एक खेत हो गया, 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 ये एक खेत हो गया। अब मान लो इतना सारा खेत है, इतना खेत है, ठीक है। 1960 के बाद से इतना खेत था। अब लोगों ने क्या किया, इसको बढ़ाया नहीं। 1960 के बाद से आप देखोगे इसको बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि इसका जो है घटाते जा रहे हैं लोग। जैसे देखो खेती तो नहीं बढ़ी उतने टाइम से, मान लो भारत के पास इतना जमीन है,
इतना जमीन है, जमीन तो नहीं बढ़ा लेकिन भैया जनसंख्या बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा भैया, इतना सारा खेत है, अब जनसंख्या जब बढ़ेगी तो ये जो उपजाऊ खेत है ये कम होता जाएगा। आप अपने आसपास पड़ोस देखते होंगे, बहुत सारे खेत थे जहां आज घर वगैरह बना दिए गए हैं, है ना। बहुत सारे खेत थे जहां आज घर वगैरह बना दिए गए हैं। तो आप देखोगे कि खेती स्थिर हो गई है, बढ़ नहीं रही है लेकिन घट जरूर रही है। वहां हम लोग बिल्डिंग वगैरह बना दे रहे हैं और कुछ समय बाद आप देखोगे उपजाऊ खेती जब खत्म हो जाएगी और जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो हम लोग अनाज वगैरह कहां से लाएंगे। यह एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण भारत में खेती मुख्य उत्पादन गतिविधि है। गांव का जो भारत है, गांव का जो खेत है, गांव का जो खेत है वो मुख्य गतिविधि है, मुख्य उत्पादन है। लेकिन प्रमुख बाधा यह है कि खेती के तहत भूमि स्थिर हो गई है। क्या हो गई भैया, स्थिर हो गई है, बढ़ नहीं रही है। हम लोग जो उपजाऊ खेत है उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। आज भी बहुत सारे बंजर खेत वगैरह हैं, उनको हमें उपजाऊ बनाना पड़ेगा। अगर उपजाऊ हम लोग नहीं बनाएंगे तो यह बाधा जो है एक दिन बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाली है। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया यहां देखोगे खेती की समस्याएं। आखिर खेती की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। तो देखोगे भैया, रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है। जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी वजह से जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वह क्षीण होती चली जा रही है। ये कैसे हो रही है आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक खेत है, किसका खेत है जल्दी जल्दी से कमेंट में बताओ, ये किसका खेत है। चलो हम लोग लिख देते हैं ये कटप्पा मामा का खेत है। किसका भैया, कटप्पा का, कटप्पा मामा, ये कटप्पा मामा का खेत है। अब देखो भैया कटप्पा मामा ने क्या किया, ये मिट्टी बनाओ, पहले पहले खेत को हम लोग अच्छे से बना लेते हैं। ये बनाओ मिट्टी, क्या बनाओगे, मिट्टी बनाओगे, जल्दी जल्दी से बनाओ। ये हो गया मिट्टी। अब देखो भैया इस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या भैया, छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाएंगे, है ना। इस मिट्टी के अंदर क्या पाया जाएगा भैया, छोटा छोटा बैक्टीरिया पाया जाएगा, है ना। इस मिट्टी के अंदर छोटा छोटा बैक्टीरिया पाया जाएगा। अब देखो कटप्पा मामा ने क्या किया भैया, यूरिया छोड़ दिया, इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग कर दिया। अब रासायनिक खाद का प्रयोग जब कटप्पा मामा ने कर दिया तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया मौजूद थे वो मर गए। अब आप कहोगे सर बैक्टीरिया मर ही जाना चाहिए, क्या फायदा है इससे। अरे भैया बहुत फायदा है, ये हमार दोस्त है, दोस्त, दुश्मन ना है, ये खेती का मित्र है, दोस्त है। अब कहोगे कैसे, तो आइए बताता हूं। आप देखते होंगे कि इसमें जो है खेत में खरपतवार होता है, लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े वगैरह होते हैं और भी तमाम चीज होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को, खरपतवारों को, घास वगैरह को जो है खत्म करके निपटा के जो है उर्वर मिट्टी के रूप में तैयार कर देता है, उर्वर मिट्टी बना देता है, उसको सड़ा देता है, गला देता है। समझ में आई बात। अब जब ये सड़ा गला देता है छोटी छोटी लकड़ियों को और भी तमाम खरपतवारों को, तो ये हमारा फायदा कर रहा है और इससे क्या होता है, मिट्टी उर्वर हो जाती है। अब कटप्पा मामा ने क्या किया भैया, इसमें यूरिया छोड़ दिया, इसमें जो है रासायनिक खाद छोड़ दिया। अब ई वाला बैक्टीरिया मर गया। क्या हुआ भैया, बैक्टीरिया मर गया। अब खरपतवार और भी जो तमाम चीज है ये गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं आप देखोगे मिट्टी क्या हो जाएगी भैया, धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बंजर होती जाएगी। उसकी उर्वर क्षमता जो है, उर्वरता वाली क्षमता जो है वह क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी और धीरे धीरे वह मिट्टी बंजर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, कटप्पा मामा ने जब खाद छोड़ा इस खेत में तो भैया ये खाद जितना जरूरत हुआ उतना जो है पौधे ने ले लिया, है ना। ये समझ लो पौधा है, ये पौधे ने जितना खाद की जरूरत थी उतना ले लिया। अब भैया पानी भरा है और पानी के माध्यम से वह खाद रिस रिस के जो है
ग्राउंड वाटर में चली जाएगी, यानी कि जो भूमि के अंदर जल है उसके अंदर चला जाएगा, है ना। भूमि के अंदर जल, भूमि के अंदर, भूमि के अंदर जो पानी है उसमें मिल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, जल प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा, है ना। तो देखो, रासायनिक खादों के आने से, रासायनिक उर्वरकों के आने से क्या हुआ भैया, जो खेत में लाभदायक बैक्टीरिया था वो भी मर जा रहा था और धीरे धीरे खेत भी बंजर हो रहा है। और तो और छोड़ो भैया, जो भूमि के अंदर जल है, ग्राउंड वाटर है, वह भी जो है प्रदूषित हो रहा है। जब हरित क्रांति आई भैया, सबने खूब सारा जो है रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग किया, चल भैया चल भैया चल भैया, लेकिन उसके हानि, उसके नुकसान क्या है आप यह देख सकते हो। तो आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी ने 2-3 लाइनों में यह बात समेट दिया, निपटा दिया, लेकिन अगर ध्यान से देखो भैया कितना विस्तार से यह चर्चा निकल के आ रही है। इसमें जल प्रदूषण भी छुपा हुआ है, बैक्टीरिया भी हमारा मर रहा है, खेत भी जो है देख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद तमाम चीजों को यहां डिफाइन किया गया है। देखो भैया, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का क्या फायदा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो कटप्पा मामा को आप सभी कह दो भैया, समझ जाओ मामा, खाद छोड़ना बंद करो, सीमित मात्रा में जितना जरूरत हो उतना का प्रयोग करो, है ना। तो ये आप देख सकते हो। आप कहोगे बैक्टीरिया क्या होता है सर, तो अभी जो है तुमको बहुत मारेंगे जिसने भी पूछा बैक्टीरिया क्या होती है ना। बैक्टीरिया मतलब जो है छोटा छोटा, आप किलुआ समझ लो, छोटा छोटा नन्हा नन्हा मुन्ना मुन्ना जीव समझ लो, अच्छा वाला, है ना, अच्छा वाला लाभदायक बैक्टीरिया मानो इसे। तो इतना आपको आशा करता हूं भैया समझ में आ गया होगा। तो ये पहला पॉइंट आपका समाप्त हो गया। आइए दूसरा का पॉइंट देखते हैं। इसमें देखोगे तो सिंचाई के लिए भैया भूजल का जो है बहुत ज्यादा हम लोग दोहन कर रहे हैं। हम लोग जो है बड़ा बड़ा हैंडपंप लगा दिए, बड़ा बड़ा मोटर लगा दिए, और उसके माध्यम से जो भूमि के अंदर जल है उसको जो है धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। और यकीन मानो, अगर किसी बार मानसून ने थोड़ा बहुत भी धोखा दे दिया तो पानी के लिए जो है काफी लोग, काफी जगह के लोग तरस जाएंगे। तो इसके लिए, इससे निपटने के लिए हमें क्या चाहिए भैया, फव्वारा विधि सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। और भी सिंचाई के बहुत सारे तकनीक हैं, उनको अपनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं भैया, ट्यूबवेल चला दिए, 2 घंटा चला, 4 घंटा चला, 5 घंटा चला, खेत जो है लबालब भर गया, दूसरे के खेत में भी पानी जा रहा है ना, दूसरे के खेत में भी जाने दो जाने दो। तो हम तो जाने दे रहे हैं, लेकिन भूमि के अंदर जो जल है भैया वो समाप्त हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो इसके लिए आप जो फव्वारा विधि सिंचाई है या सिंचाई के और भी तमाम टेक्निक को जो है यहाँ आप जब यूपीएससी मेंस लिखना तो वहां लगा सकते हो। ये हो गया। और भैया इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम लोग यहाँ न पढ़ते हुए आगे जब कहीं मौका मिल जाएगा, जब कहीं और भी विस्तार से चर्चा होगी वहां पढ़ लेंगे। और भैया कुछ बातें जो है आपके पहले पेज पे छूट गई थी, उसको एक बार नोट कर लो। भैया ये तीनों चैप्टर जो आपके दिए गए हैं, ये जो तीनों चैप्टर आपके दिए गए हैं, आप जब यूपीएससी की पढ़ाई करोगे भैया तो वहां मेंस में भी है, पीटी में भी है, यहां तक कि आप निबंध वगैरह में देखोगे तो कहीं ना कहीं से जो है पूछ लेता है ना, इन सबको जोड़ के। तो भैया ये टॉपिक जो है आपके लिए यूपीएससी में महत्व है इसका, और यहां तक कि प्री, मेंस, निबंध सब में है। तो भैया यहां से पढ़ो, थोड़ा सा अपडेट कर दो, मजा आ जाएगा। यहां से पढ़ो, थोड़ा अपडेशन कर दो, मजा आ जाएगा बस। तो ये सारी चीजें भैया आप सभी इसी तरह से देखते चलिए आगे। भैया धन्यवाद का इशारा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली जब चर्चा आएगी तो आपको जो है पूरा का पूरा कंप्लीट एकदम से आपकी एनसीईआरटी करा दी जाएगी। तो अगर आप सभी ने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दिया करिए ताकि जो है उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।